हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले तो एक ज़रूरी बात, आज मेरा जन्मदिन है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी अपनी तरफ से आशीर्वाद दें कि मैं इसी तरीके से स्वस्थ रहूं और आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करता रहूं। एटलीस्ट डेली करंट अफेयर तो ये कभी ना रुके, जैसे कि अभी तक नहीं रुका हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कल का क्विकली रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया गया। ये 30 अप्रैल को मनाया गया। सिंथन स्नो फेस्टिवल ये जम्मू और कश्मीर में मनाया गया। यूनियन बजट 2023-24 में मैंग्रोव संरक्षण के लिए मिस्ती योजना का शुभारंभ किया गया है। और चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीत लिया है। अभी हाल ही में सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति नाम की पुस्तिका का विमोचन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी नई दिल्ली में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया है। और यहीं पर मैंने आपको बताया था कि 2023 को मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूएन के द्वारा घोषित किया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजरे का वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। विश्व विकास रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें यह बताया गया कि विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की आय में 120% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अभी वहीं सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी कमांडर अभिलाष टॉमी ने प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस में दूसरा स्थान हासिल किया है। एलआईसी के अध्यक्ष परमानेंट अब कर दिए गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। अभी तक अंतरिम चेयरमैन थे, अब इनको परमानेंट कर दिया गया है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने दोस्तों खिताब जीत लिया है। और ये कई वर्षों के बाद, कई दशकों के बाद आया हुआ है गोल्ड मेडल। भारत का पहला गोल्ड है डबल्स में। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया। तो कल यानी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया गया। इसे मे डे के नाम से भी जाना जाता है। मे डे यानी मई दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये दुनिया भर में हर एक सेक्टर में जो लोग मजदूर या जो कर्मचारी, जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से कितने बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन या कितनी बड़ी से बड़ी योजनाएं सफल हो पाती हैं, तो उनको एक दिन अवकाश देने के लिए, एक दिन उनको समर्पित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिवस का इतिहास बहुत पुराना है। 1890 में श्रमिक आंदोलन के पहले दिन की याद में, पहले कहें कि वर्षगांठ की याद में ये शुरू किया गया था 1 मई को, मे डे के नाम से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ऐसी ही एक संस्था है जिसके द्वारा ये प्रॉपरली आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, जिनेवा में जिसका हेडक्वार्टर है, और गिलबर्टो हैंगबो इसके अध्यक्ष हैं। विश्व मजदूर दिवस इंपॉर्टेंट डे होता है, याद रखना, 1 मई को मनाया जाता है। क्लियर। अगला, हाल ही में जारी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्यों में टॉप पर कौन है। तो दोस्तों आरबीआई ने अभी डेटा रिलीज किया है, जिसमें बताया है कि सबसे ज्यादा बाजार उधार लेने वाले राज्यों में टॉप पर तमिलनाडु अभी स्टिल बना हुआ है। ये पिछले 3 वर्षों से लगातार टॉप पर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, तमिलनाडु टॉप बोरोवर अमंग स्टेट फॉर थर्ड ईयर। ये तीसरी साल लगातार बना हुआ है। और तमिलनाडु की सकल उधारी या कहें कि ग्रॉस जो डेप्ट है वो 90,000 करोड़ रुपए थी 2022-23 के वित्तीय वर्ष में, यानी फाइनेंशियल ईयर में। और इसमें जनवरी तक अगर बात करें, नेट जो बारो है इसका, वो 42,000 करोड़ रुपए है। अब ये उधार कैसा है, तो देखो जब भी कोई राज्य कोई योजना लॉन्च करता है अपने राज्य में, तो फिर उसमें केंद्र सरकार से भी मदद ली जाती है। केंद्र सरकार पैसा आवंटित करता है। तो कई कई योजनाओं में आप देखते हो कि 30:70 रेशियो है, या फिर कभी देखते हो 80:20 रेशियो है किसी योजना में। तो इसका मतलब हुआ 80% वो राज्य सरकार दे रही है, 20% केंद्र दे रही है। कभी कभी इसका उल्टा होता है, यानी 80 केंद्र दे रही है और 20% राज्य सरकार दे रही है। ठीक है, तो ऐसे ही उधार लेना पड़ता है, जब डायरेक्टली उधार लेना पड़ता है केंद्र से, तो वही है उधारी ये। तो यहाँ पर देखो 90,000 करोड़ रुपए की उधारी 2022-23 में इसकी थी। जनवरी तक शुद्ध 42,000 करोड़ रुपए इसका उधारी था। और अभी देखो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो है वो 68,000 करोड़ पर है अप्रैल फरवरी फाइनेंशियल ईयर 2023 में। ठीक है ना, तो ये भी सभी डाटा है आरबीआई के द्वारा जो रिलीज किए गए हैं। अब इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि जो जीएफडी और जीडीपी रेशियो है, यानी
सकल राजकोषीय घाटा और सकल घरेलू उत्पाद जो है उसका जो अनुपात है वो 2.5% पर है, जो कि आरबीआई द्वारा लिमिट तय की गई है कि 3.5% के आसपास होना चाहिए, ठीक है, या 3% के आसपास होना चाहिए, तो उससे कम है। तो आरबीआई के बारे में तो आप प्रॉपरली जानते ही हो, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, मुद्रा छापने का अधिकार इसी के पास है, यही सभी बैंकों को रेगुलेट भी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आज मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं आप मुझे कमेंट करके आरबीआई के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स दें। चलिए, तो अब तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु आप इंडिया के मैप में देखोगे, ये रहा दक्षिण में तमिलनाडु। चेन्नई इसकी कैपिटल है, जिसे कभी मद्रास के नाम से जाना जाता था। एम के स्टालिन डीएमके पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है आर एन रवि। यहाँ पर झीलों की बात करें तो पुलिकट झील है, कालीवली है, सिंगान नल्लूर है। इसके अलावा नेशनल पार्क में गुइंडी नेशनल पार्क है, अन्नामलाई है, मुदुमलाई है। दर्रों में पालक्कड़ दर्रा है। भरतनाट्यम लोक नृत्य है यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध। करगट्टम, ओलियट्टम ये प्रमुख नृत्य हैं। इसके अलावा पोंगल मनाया जाता है यहाँ पर। पोंगल पोंगल त्योहार बहुत ही फेमस होता है। इसी अवसर पर जल्लीकट्टू होता है, जल्लीकट्टू होता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये पोंगल यहाँ पर होता है, और अटुकल पोंगल अगर पूछा जाए तो वो आप केरल में बताएंगे, अटुकल मंदिर में, वो दूसरा है, ठीक है। जिलों की संख्या 38 है, विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 सीटें हैं तमिलनाडु से। ये अपना बॉर्डर आंध्र प्रदेश से, इसके अलावा कर्नाटका से और केरला से शेयर करता है। क्लियर। यहाँ का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर और राजकीय पुष्प है बचनाग या ग्लोरी लिली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों नियुक्त कर दिए गए हैं देवदत्त चंद। अभी इनकी नियुक्ति हुई है, अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करेंगे 1 जुलाई से। 1 जुलाई 2023 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा और अगले 3 वर्षों के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये आए हैं संजीव चड्ढा की जगह पर। संजीव चड्ढा इनसे पहले थे और उन्हें नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल पूरा हुआ, थोड़ा सा उनको एक्सटेंशन भी मिला था, लेकिन उसके बाद भी वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अब इनको 1 जुलाई से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा, देवदत्त चंद का। क्लियर। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये भारत की सरकारी बैंक है और इसमें विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो चुका है। देना बैंक का कब विलय हुआ था? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है तो 1 अप्रैल याद रखना, और 2019, 1 अप्रैल 2019 को ये विलय हुआ था, ठीक है, विजया बैंक और देना बैंक का। इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा में, स्थापना हुई थी 1908 में। अगला देखते हैं, केपलर के आंकड़ों के अनुसार यूरोप का टॉप रिफाइनरी आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो दोस्तों केपलर एक संस्था है, उसके द्वारा अभी डाटा रिलीज किया गया, एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया आज के टाइम पर यूरोप में जो टॉप रिफाइनरी जो आपूर्ति करता है यानी सप्लायर है वो बन गया है इंडिया। भारत आज के टाइम पर सबसे ज्यादा रिफाइनरी ऑयल भेज रहा है यूरोप में। यूरोप देखो यहाँ पर इंडिया बिकम्स यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर फॉर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स। रिफाइंड फ्यूल मतलब जैसे देखो कच्चा तेल होता है एक, कच्चा तेल जैसे हम लोग रसिया से, इराक से, सऊदी अरेबिया, अमेरिका इन सब से लेते हैं। वो कच्चा तेल आने के बाद अपने पास बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसके अलावा आईओसीएल है, ठीक है, ओएनजीसी वगैरह है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ये सभी इसको रिफाइनरी करती हैं, रिफाइन करती हैं। रिफाइन का मतलब आप ये रिफाइंड ऑयल, ये पाम ऑयल वाला मत समझिएगा। यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का मतलब कि देखो ये जो कच्चा तेल होता है ना, ये पेट्रोलियम होता है। इस पेट्रोलियम को कई चरणों में इसको रिफाइन किया जाता है। जो सबसे टॉप वाला क्वालिटी होता है वो पेट्रोल बनता है, उससे नीचे डीजल, फिर उससे नीचे ऐसे बहुत सारे ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये गियर ऑयल वगैरह वगैरह, ग्रीस वगैरह होते हुए लास्ट में मिट्टी का तेल बचता है। और सबसे लास्ट में जो होता है, जो कचरा होता है, वो होता है डामर। जो डामर आप देखते हो ना रोड बनाते टाइम जो यूज किया जाता है, वो पेट्रोलियम का सबसे नीचे वाला, सबसे कचरा वाला भाग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कई चरणों में रिफाइन किया जाता है। अब इन रिफाइन करने के बाद ऑयल को फिर से सप्लाई किया जाता है, कुछ अपने देश में कंज्यूम किया जाएगा, कुछ सप्लाई किया जाएगा। तो ये जो सप्लाई हो रहा है ना, ये यूरोप में सबसे ज्यादा भारत से जा रहा है आज के टाइम पर, ठीक है। तो रिफाइन ऑयल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत है यूरोप में। अब देखो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कच्चा तेल सबसे ज्यादा किससे लेता है, तो आज के टाइम पर रसिया जो है ये टॉप आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, टॉप सप्लायर बना हुआ है भारत को कच्चा तेल देने के मामले में। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि रूस पर प्राइस कैप लगाया गया था।
जब प्राइस कैप लगा दिया गया था रूस पर, ठीक है, तो उसके बाद उसे $65 के आसपास में ही बेचना था, मतलब कोई भी देश उसे $65 से ज्यादा नहीं पे करता। लेकिन रसिया जो है भारत को ऑलरेडी डिस्काउंट पर दे रहा था, तो चाह रहा था कि भारत लेता रहे, और भारत ने भी उस प्राइस कैप को मतलब इग्नोर किया और रसिया से ये कंटिन्यू रखा अपना खरीदना कच्चा तेल। और आज के टाइम पर रसिया सबसे बड़ा कच्चा तेल का सप्लायर है। तो कच्चा तेल भारत रसिया से सबसे ज्यादा लेता है, उसके बाद रिफाइन करके उसे यूरोप में बेचता है सबसे ज्यादा। क्लियर? बाकी ये डाटा आपके सामने है, आगे देखते हैं। भारतीय सेना ने कितनी महिला अधिकारियों को पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया? तो भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिलाओं को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। आर्टिलरी रेजिमेंट मतलब ऐसा रेजिमेंट जिसमें आर्टिलरी हो, तो उसमें 5 महिलाएं ये शामिल हुई हैं, जिनके यहाँ पर आप देख लीजिए, जिनकी तस्वीरें हैं, नाम यहाँ पर देख लीजिए। लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट आकांक्षा और लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगल। ये 5 महिलाएं हैं जो इस रेजिमेंट आर्टिलरी में शामिल होंगी। ठीक है, तो इसकी घोषणा पहले तो परमिशन भारत सरकार से ली गई, उसके बाद फिर भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी, वो सभी लोग मंजूरी दिए, फिर इनको नियुक्त कर दिया गया है और अलग अलग जगहों पर बॉर्डर पर भेज भी दिया गया है। एक डाटा ये भी है भारत सरकार का, जिसमें तीनों सेनाओं को मिला करके कुल कितनी अभी काम कर रही हैं भारत की तीनों सेनाओं में, तो वो डाटा है, देख लीजिए। 9118 महिलाएं आज के टाइम पर अभी कार्यरत हैं। हालांकि अग्निपथ स्कीम के तहत अब ये संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अग्निपथ स्कीम में महिलाओं को भी वरीयता दी जा रही है और उनके थ्रू भी काफी बड़ी मात्रा में महिलाएं शामिल हो रही हैं भारतीय सेना में। आगे देखते हैं। हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज ये मैक्सिको के खिलाड़ी हैं। ठीक है, मैक्सिको के खिलाड़ी कहो या ड्राइवर कहो, फार्मूला 1 रेस एक प्रकार का गेम ही है। तो ये मैक्सिको के रहने वाले हैं ड्राइवर, लेकिन ये रेडबुल टीम से ड्राइविंग करते हैं, रेडबुल टीम से। ठीक है ना, रेडबुल टीम से। अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स है ये फार्मूला 1 रेस है, फार्मूला 1 रेस है। साल भर में कुल 23 रेस होती हैं। ठीक है, और इनमें से एक है अजरबैजान, जिसको जीत लिया सर्जियो पेरेज ने। क्लियर? बाकू अजरबैजान में ये आयोजित हुआ था। एक जरूरी सूचना, स्टैटिक जीके स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं डेली 11 बजे सुबह में। आप सभी लोग इससे जुड़िए। कल शानदार क्लास हुई और देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ना 50 क्वेश्चन डेली पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यकीन मानो ये 50 क्वेश्चन देखते ही देखते आपको 250 से 300 क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे। यानी आपको एक क्लास में 250 से 300 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के तैयार करा दिए जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। कल की एक क्लास हुई है, जो लोग उसे मिस कर दिए हैं जाकर के उसे रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद आज वाली क्लास 11 बजे जरूर देखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांतियागो पेना को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? तो सांतियागो पेना ये बन गए हैं पराग्वे के नए प्रेसिडेंट। पराग्वे में इनकी सरकार आ गई है और वहां पर चुनाव हुआ था, जिसमें ये चुनाव में जीते सांतियागो पेना। ये देखिए पराग्वे वोटर्स ने इन्हें जिता दिया है राष्ट्रपति का चुनाव। कोलोराडो पार्टी के उम्मीदवार हैं। हालांकि कोलोराडो पार्टी जो है काफी बदनाम पार्टी है, वहां पर इस पर बहुत सारे धोखाधड़ी और बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, और ये पार्टी वहां पर दशकों से थी सत्ता में, लेकिन इस पर बहुत सारे आरोप लगे, काफी समय से इस पर आरोप लग रहे थे। फिलहाल यहाँ के जो नेता हैं इसके, वो काफी बड़े इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं अपने देश में, इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। सांटियागो पेना अब ये होंगे नए प्रेसिडेंट। पराग्वे है कहां पर, चलिए देखते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप में। तो देखिए वर्ल्ड मैप में ये रहा सबसे पहले अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अब दो तरीके के रास्ते हैं, एक रास्ता आप यहां पर पकड़ के चले जाओ कि अफ्रीका क्रॉस करो, उसके बाद फिर तब इधर आ जाओ। ठीक है, ये रहा दक्षिण अमेरिका, ऊपर है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। एक तरीका ये है कि आप ग्लोब को इस साइड में घुमाओ और यहां से डायरेक्टली आप पहुंच जाओ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप आओगे तो यहीं पर आपको देश दिख जाएगा पराग्वे। ये रहा पराग्वे, ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है और इसकी जो कैपिटल है वो है असुनसियोन। असुनसियोन। क्लियर? ये अपना बॉर्डर देखो किससे किससे अपना ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये अपना बॉर्डर दोस्तों इधर ब्राजील से शेयर करता है, ब्राजील जो यहाँ का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील के अलावा ये बोलीविया से और अर्जेंटीना से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? और यहाँ की करेंसी होती है गुआरानी। क्या? गुआरानी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? तो वो बन गए हैं डिंग लेरेन।
डिंग लेरेन चाइना के इतिहास में पहले व्यक्ति बन गए हैं जो विश्व शतरंज चैंपियन हो गए हैं। यहाँ पर देखिए ये 17वें नंबर के विश्व चैंपियन हैं। ठीक है, 17वें विश्व चैंपियन है डिंग लेरेन। इन्होंने रसिया के इयान नेपोमनियाची को हरा करके ये जीता है 17वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब। अस्ताना में कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ और इस बार खास बात ये थी कि नॉर्वे के जो मैग्नस कार्लसन हैं, जो जो समझ लो अजेय हैं, मतलब इनको कोई हरा ही नहीं पाता, ये 10 साल के शासनकाल के बाद अपने खिताब का बचाव करने के लिए मना कर दिए, मतलब ये उतरे ही नहीं मैदान में। ठीक है, मैग्नस कार्लसन। और फिर नतीजा ये हुआ कि एक नया वर्ल्ड चैंपियन मिला दुनिया को डिंग लेरेन के नाम से। इसी बहाने चाइना को भी पहला मिल गया। तो इससे तो ये तो क्लियर है कि पिछली बार के विजेता कौन थे, मैग्नस कार्लसन। अगला देखते हैं। चर्चे में रहा भारत का पहला केबल रेल स्टे ब्रिज अंजी खंड पुल कहां पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है जम्मू कश्मीर में। चर्चे में अभी इसलिए आया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये बन रहा है, काम जोरों शोरों पर जारी है। और अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें इस ब्रिज को कैसे बनाया जा रहा है ये दिखाया गया है। ये देश का पहला है, कंट्री का पहला है जो केबल स्टे है, केबल पर टिका हुआ ब्रिज है, अंजी खंड रेल ब्रिज। बहुत ही ये खतरनाक जगह पर बनाया जा रहा है और बहुत ही ऐसी स्थिति में बनाया जा रहा है कि मतलब ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही नायाब नमूना ही समझो आप। जम्मू कश्मीर में बन रहा है। 653 किलोमीटर की लंबाई में फैला कुल 96 केबल के साथ ये टिका हुआ होगा ब्रिज। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ये बन रहा है। अब ये जो ब्रिज होगा ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना जो बन रहा है उसका हिस्सा है। ये रेल परियोजना कटरा जहां पर वैष्णो माता का मंदिर है वहां से रियासी जिले को जोड़ता है, कनेक्ट करता है और उसी के बीच में पड़ता है ये रेल ब्रिज। देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये अभी अंजी खंड रेल ब्रिज याद रखिएगा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला, हाल ही में किसे किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा ब्रिटेन के मानद एमबीई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार जी को किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा, जो कि ब्रिटेन के किंग्स हैं, उनके द्वारा ब्रिटेन का मानद एमबीई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को। यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल है आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स का, किंग चार्ल्स कॉन्फेर ब्रिटेन ऑनररी एमबीई ऑन यूके बेस्ड संस्कृत स्कॉलर। नंद कुमार जी दोस्तों ये प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं, लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र के कार्यकारी निदेशक भी हैं और लंदन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं को बढ़ावा देने में इनका अहम योगदान रहा है। ये वैसे तो मूल रूप से कर्नाटक के मत्तूर गांव के रहने वाले हैं लेकिन रहते ये लंदन में हैं। तो इनको अभी ब्रिटेन के द्वारा मानद एमबीए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किंग्स चार्ल्स तृतीय ने इन्हें सम्मानित किया है। ठीक है, आपको याद होगा एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ तो उसके बाद नए किंग मिले, किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से। अब ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर लास्ट डे का क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था अन्नपूर्णा पर्वत किस देश में है, तो नेपाल में पड़ता है। राजस्थान में कुल कितने संरक्षण रिजर्व हैं, तो 29 हैं टोटल। इसके अलावा आज आपको क्या बताना है, भारत में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन कहां पर है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको आई होप पता होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, कल की वीडियो देखे होंगे तो जरूर पता होगा। अब इसका आंसर कीजिएगा। इसकी क्विज और पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप पर ही हमारे क्वालिटी कोर्सेज को भी आप ले सकते हैं। जाइए चेकआउट कीजिए, एक बार देखिए कैसा है, कितना क्वालिटी कंटेंट है और एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए, चेक कीजिए, बहुत ही कम दाम पे है। ठीक है, बाकी फ्री में क्विज और फ्री में पीडीएफ वगैरह सब आपको हमारे एप्लीकेशन पर प्रोवाइड किया ही जाता है। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।